नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास वरदान लेकर। जैसा कि हमने पहले भाग में सुना कि विरजन को लिखना आ गया है और वह लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। उसने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा है। सुआमा सुशीला को समझा रही है कि अब विरजन को पाक कला में भी निपुण होना चाहिए। उसे कुछ खाना बनाना भी सीखना चाहिए। तो अभी यही वार्तालाप हो रहा है। तो इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और आगे की कहानी सुनते हैं। वरदान का दूसरा भाग। दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेत्रों से जल बहता। वे बूटी की भांति लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गईं। हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुआमा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट ना होती। प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक ना हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? विरजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई थी। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़ते हो। ब्रिजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, विरजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नरम, श्वेत और मीठी। प्रताप, चावल देखिए, छिटक दो तो और चुन लो। मुंशी जी, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो, यह कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए, तो भी अड़े हुए हो, अड़े यहीं पे बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी लार टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरजन को पुरस्कार में दी। डिप्टी श्यामचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह था कि वे स्वभाव से मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालीग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान में थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे।
जब से वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़ ना हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान सामा ने कहा था साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब जाना है, घर जाना है, आप फिर कभी आएं। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेज की भेंट को ना गए। वंश, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से परिपूर्ण होती थीं। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के पास बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था, परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम की आबा, काला शिमला ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दुहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उतनी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर के भीतर उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थीं। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली थी। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रहीं। निदान विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस ना हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी ना लिखता था। मियाँ जी बैठे, उन्हें इसने 1 मास के भीतर निकाल कर सांस ली। तब पाठशाला में नाम लिखाया गया। वहां जाते ही उसे ज्वर चढ़ जाता और सिर दुखने लगता, इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इस मार धाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्ला कर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुर भाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे।
कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ लगा। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुआमा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने वृजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर आ जाए। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट कर दिया कि विरजन अगर मेरे घर में बहुरानी बनकर आएगी तो घर का भाग्य जाग उठेगा। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति। यदि हमें इतना ही सब मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? हमारी लड़की राज करेगी। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगीं। बहू का नाम चंद्रा था। क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लाला जी के मनाने की देर है। बहू: कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती: तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का प्रसंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी वृजरानी कमला से बहुत भारी है। अब तो बस लाला जी के मानने की देर है। सेवती: कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोलक बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती: यह तो तुम आप ही कहो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती: तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो। जरा वह गीत गाओ जो तुम गाती हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा: तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती: लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रा: मैं इस समय ना गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती: मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्त को आकर्षक करने वाला था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें, प्याजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम, आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली, बिना हंसी के हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती: आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा: कोयल और कौवे का क्या साथ? सेवती: क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है भाभी। चंद्रा: तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने को नहीं कहा जाता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण ना हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि उसके प्राण निकल जाते थे। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगती थी। जब से वे रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती: निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा:
इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा, तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम तो लिखती ही नहीं। सेवती, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे, कोई नई बात हो तो लिखने का जी भी चाहे। चंद्रा, आज विवाह के समाचार लिख दो, लाऊं कलम दवात। सेवती, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा, अच्छा गा दूंगी, हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूंगी। चंद्रा, ना लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी तो। सेवती, तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ ना। चंद्रा गाने लगी। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर ना रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया। आप तो श्याम रखो 2-2 लुगैया, मेरी तो आप ही पे नजर, आप ही पे नजर, तुम तो श्याम। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज, लाऊं पत्र, लिखोगी। सेवती, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से आगमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार पर सुनाओ चाहे ना सुनाओ। आज इस पट्टे ने वह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, 2-2 चौंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बदबद कर। आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था। परंतु जिस समय यह पट्टा चला है तो इसकी उठी हुई गर्दन, मतवाली चाल और गठीलेपन पर लोग धन्य धन्य करने लगे। जाते ही जाते इसने उसका टिटुआ लिया, परंतु वह भी केवल फूला हुआ ना था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, उसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, यह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया, मार लिया मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूं तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दाबा कि सिर उठने ना पाया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़ियों को। आखिर बकटूट भागा। इसने पाली के उस पार तक पीछा किया पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगीं। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती,
तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए? सेवती, दो दो लुगैया। यह कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। सुआमा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के ही धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातःकाल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते और विरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई रात दिन रोया करती। किसी को इतना अवकाश ना था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपने मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता। विरजन के घर जाने की तो उसने शपथ सी कर ली थी, वरन जब कभी वह आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो इस भांति मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि विरजन रोने लगती और सुआमा से कहती, चाची, लल्लू मुझसे रुष्ट है, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलता, तुम चलकर मना दो। यह कहकर वह मचल जाती और सुआमा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती, परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। वृज रानी द्वार तक यह कहती हुई आती कि लल्लू तनिक सुन लो, तनिक सुन लो, हमें शपथ है, तनिक सुन लो। पर जब वह ना सुनता और ना मुंह फेर कर देखता तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भली भांति फूट फूट कर रोती और कहती, यह मुझसे क्यों रूठे हुए हैं? मैंने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुआमा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है। उसे अपने पुत्र की निठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी लोग दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बंध गए। यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से ना निकलेगी और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से ना उठेगी। आज संध्या को सुआमा सुशीला महाराज सबकी सब मिलकर देवी की पूजा करने गई थीं। महरियां अपने धंधों में लगी हुई थीं। विरजन व्याकुल होकर अपने घर से निकली और प्रताप के घर पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उजाले में उसका बदन कुमलाया और मलिन नजर आता है। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई हैं। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई है। पुस्तकें फैली हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। यह वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दूं, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठाकर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा लिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उनके मुख से यह वाक्य निकला, विरजन, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर पश्चात, विरजन विरजन कहाँ जाती हो, यहीं बैठो। फिर करवट बदल कर, ना बैठोगी? अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे ना बोलूँगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखे कहाँ जाती हो। यह कहकर वह लपका जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो। विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही आंखें खुल गईं। 1 मिनट तक उसकी भाव शून्य दृष्टि विरजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर अचानक उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई विरजन? मैं भी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। विरजन ने बोलना चाहा, परंतु
कंठ रुध गया और आंखें भर आईं। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर कहा, क्या यह सब तुमने साफ किया? तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? विरजन ने इसका भी उत्तर ना दिया। प्रताप, विरजन तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? विरजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर देखते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप, ना जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूं तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बतलाओ, मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए हो? प्रताप, मैं तुमसे रूठा थोड़े ही हूँ। विरजन, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रताप, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ? विरजन, अब तक तो तुमने कभी यह बहाना ना निकाला था, क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई? यह कहकर विरजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ। बोला, विरजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए मैं भी बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं। परंतु कितना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें स्मरण में ना आए, मैं नहीं मानती। अभी सोते सोते तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। डिप्टी श्यामचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां रुक्मिणी, सीता, रामदेई और चंद्रकुंवर 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थीं। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थीं। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमा देवी अभी कुंवारी ही थी। दोनों सूर्य और चंद्र थीं। मंडप के तले डुमनिया और निहरनिया नाव वाली सोहर और सुहाग अलाप रही थीं। गुलबिया नाइन और जमनी कहारिन दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से भराए गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नौयौवना थी। जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें आमोदाधिक्य से मतवाली हो रही थीं और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। ढानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश ना मिलता था कि बाल गुथवा ले। महाराजिन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए, भीतर बाहर एक किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सित्तो, तुम्हारी भावज कहाँ है? दिखाई नहीं देती। क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेई, पर्दा क्यों नहीं है? हमारी नजर ना लग जाएगी। सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रा के कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्या पड़ी हो अकेले? तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, ओह, कौन जाए, अभी कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं? सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा, अभी मैं ना बदलूंगी। सेवती, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता भाभी? सब अपने मन में क्या कहती होंगी? चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना? सेवती, अच्छा, तो यह उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यह कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो हुई, स्यात अब ना आएंगे।
इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला ने कहा, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जो रही हैं इसलिए यह भेष रचा है। कमला, मूर्ख हैं, उन्हें गरज होगी आ पाएंगे। सेवती, इनकी बात निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करो पर मुख से एक शब्द भी ना निकालो, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात ना करो तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि अब इसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फेर जाएंगे। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुंह जूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रतिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झलने को तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि पांव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी, पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जानूं, पट्टी में आ गई। सेवती, झूठ ना मानना, उसी दिन से उनकी आंखें फिर गईं, लगे सैर सपाटे करने। एक दिन रूठ कर चल दिए, गजरा गले में डाले, इत्र लगाए, आधी रात को घर आए। जानते थे कि आज हाथ बांधकर खड़ी होगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट ना ली, दूसरे दिन भी ना बोली। अंत में महाशय सीधे हो गए, पैरों पर गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली कि पुरुषों को प्रेम कभी ना जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैं ना आ सकी थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी? कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती, झूठे हैं, लबारियां हैं। बात यह हुई कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थीं। माँ ने कहा वे खाकर गए हैं, पान बना के दिया। मैं पान लेकर गई, चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भाग गई। कमला, निकली ना झूठी बात? वही तो मैं भी कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बातें की होंगी। परंतु नहीं, अपना ही हट किए जाए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने यह कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। ना जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य को जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे तो थोड़ा मिथ्या प्रलाप का आल्हा गाते फिरेंगे ज्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यहाँ ठाड़ी बतलात हो और तुम्हार सखी तुमका आंगन में बुलौती हैं। सेवती, देखो भाभी, अब देर ना करो, गुलबिया तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल दे। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली, वाह बहन, खूब, वहां जाकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से बोले क्या? सेवती, कमला बहन चली गई, उनसे बातचीत होने लगी, दोनों आ रही हैं। रुक्मणी, लड़कोरी है ना? सेवती, हाँ, 3 लड़के हैं। रामदेव, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूं। सीता, दोनों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। सेवती, सीता को ईश्वर ने वर अच्छा दिया है, इसने सोने की गौ पूजी थी। रुक्मणी जलकर, गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता।
सीता, तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी, यूं कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती, सुख नहीं धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव सिंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों में वह समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुंवर, दूल्हा सबसे अच्छा वह जो मुंह से बात निकलते ही पूरा करे। रामदेई, तुम अपनी बात ना चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा भी हो। सीता, ना जाने कोई पुरुष किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी, तुम बपुरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्र आभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने से गुदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी आंखों से चपलता बरस रही थी। रामदेई, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करूं, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा छुटा कर आई हूं। कुसुम की माँ आई तब जाके जूड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जैकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सिक्कर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थीं कि माधवी चिल्लाती हुई आई, भैया आ गए, भैया आ गए, उनके संग जीजा भी आए हैं। रानी, राधाचरण आए हैं क्या। सेवती, हाँ, चलो तनिक भाभी को संदेश दे आऊं। क्या रे, कहाँ बैठे हैं। माधवी, उसी बड़े कमरे में, जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपया दिया, यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी, सित्तो अब मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी। यह कहते हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा शगुन ठीक हुआ। चंद्रा, आ गए क्या, तनिक जाकर भीतर बुला ला। सेवती, हाँ, मर्दाने में चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठे क्या कर रहे हैं, किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाऊ का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 बरस से अधिक ना थी, बड़े ही हंसमुख, गौर वर्ण, अंग्रेजी कोट के बाल, फ्रेंच कट दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवंडर की लपेटें आ रही थीं। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे, आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सित्तो, 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी। सेवती, मैंने सोचा अब तो आ ही रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं, यह कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहां जाकर भूल जाते हो। राधाचरण, तभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूं। प्रताप चंद्र ने विरजन के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि महफिल में भी ना गया। मलिन मन किए मुंह लटकाए अपने घर में बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाल, सुशीला, सुआमा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि ना फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ ना बोले। यह दशा विवाह के होने तक थी। विवाह के पश्चात तो उसने इधर का मार्ग ही त्याग दिया।
स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता मानो आगे कोई बाघ बैठा हुआ है, या जैसे महाजन से कोई ऋण मनुष्य आंख बचाकर निकल जाता है। विरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उससे अपने घर में देख लेता तो भीतर पग ना देता। माता समझाती, बेटा विरजन से बोलते चालते क्यों नहीं, क्यों उससे मन मोटा किए हुए हो। वह आकर घंटों रोती है, मैंने क्या किया है जिससे वह रुष्ट हो गया है। देखो तुम और वह कितने दिनों तक एक संग रहे हो, तुम उसे कितना प्यार करते थे, अकस्मात तुमको क्या हो गया। यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बनाएगी, सूख कर काटा हो गया है। ईश्वर ही जानता है, मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात नहीं भाती। प्रताप आंखें नीचे किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपले फूट रही थीं। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से उसने होश संभाला, विरजन के जीवन को अपने जीवन में सरकरा क्षीर की भांति मिला लिया था। उन मनोहर और सुहावने स्वप्नों का इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा, और वह जिसने विरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान न दिया था, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्नवत भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें मैं भी जलाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता था वह बेचारी सुशीला थी। शनै शनै उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता। विशेषकर जब सुशीला बैठी रहती, उस बेचारी का मन दुखाने में उसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे। मस्तक गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्लज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़के की घड़ी उड़ा दी। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप वे ही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फेटे में से घड़ी निकली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झल्ला गए और कोई 3 दर्जन बेतें लगाई सड़ासड़। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक बेतें पड़ी महाशय चिल्लाते रहे, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूंछों पर ताव देने लगे। चाची, नहीं सुना? आज लड़कों ने ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुनकर कुढ़ती। हाँ, प्रताप ऐसी कोई बात विरजन के सामने ना करता। यदि वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली न जाती यह चर्चा ना छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से इसे कुछ दुख ना हो। तो आज यहीं तक। इस कहानी का तीसरा भाग लेकर फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।